तारीख थी 21 मार्च 2024। देश की राजधानी दिल्ली में एक मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वजह? एक शराब नीति। एक ऐसी नीति जिसे देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों ने करोड़ों का घोटाला बताया। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अदालत का फैसला आया तो पूरी कहानी 180 डिग्री घूम गई। तो आखिर सच क्या था? घोटाला या फिर साजिश? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले सीधे इस केस के उस पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या कोई ऐसा करप्शन स्कैम हो सकता है जिससे सरकार का खजाना खाली होने की जगह और बढ़ जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरे केस की जड़ है। और इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 27%। जी हां, 27%। सोर्स के मुताबिक जो नई शराब नीति आई थी ना, उसके बाद दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 27% बढ़ गया था। अब जरा रुक के सोचिए, घोटालों में तो पैसा जाता है, सरकार को नुकसान होता है। यहां तो उल्टा पैसा आ रहा था। मतलब ये देश के इतिहास का शायद पहला ऐसा स्कैम था जिससे सरकार और अमीर हो रही थी। तो सवाल उठता है कि अगर घोटाला नहीं था तो फिर ये सब था क्या? और यहीं पर सोर्स हमें इस केस के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाता है। कहा यह जाता है कि यह पूरा मामला असल में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कद का रिएक्शन था। मतलब रूलिंग पार्टी के लिए यह एक तरह से खतरे की घंटी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। साल 2020 दिल्ली में जबरदस्त जीत, फिर आया मार्च 2022 पंजाब में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत, और फिर ठीक 1 महीने बाद ही अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो गुजरात जो रूलिंग पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। सोर्स के मुताबिक यही थी वो 3 खतरे की घंटियां जो एक के बाद एक बजीं। और जैसे ही ये घंटियां बजीं, उसके ठीक बाद दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर जांच का पहिया घूमना शुरू हो गया। बस फिर क्या था? एक पॉलिसी जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और लीगल तूफान का सेंटर बन गई। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये पॉलिसी थी क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या था? दिल्ली में ज्यादातर शराब की दुकानें सरकारी हुआ करती थीं, लेकिन नवंबर 2021 में जो नई पॉलिसी आई उसने शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया। और हाँ, प्राइवेट कंपनियों के लिए लाइसेंस फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई। अब आते हैं ऑफिशियल आरोपों पर। हुआ ये कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया है कि भाई पॉलिसी बनाने में नियमों को तोड़ा गया है। और सबसे बड़ा आरोप ये था कि इससे सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। बस इसी रिपोर्ट के बेस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी साहब ने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए। यहां सोर्स एक बात पर खास ध्यान दिलाता है कि रिपोर्ट बनाने वाले, जांच का ऑर्डर देने वाले और जांच करने वाली एजेंसी, ये तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी थे। और जांच शुरू हुई ही थी कि कुछ ही टाइम में आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की गिरफ्तारी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। एक के बाद एक कई बड़े नाम इस केस में जुड़ते चले गए। और यहीं पे इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही सख्त कानून की, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सोर्स तो इसे इस पूरी स्ट्रैटेजी का ब्रह्मास्त्र कहता है। मजे की बात यह है कि यह कानून बनाया तो गया था टेरर फंडिंग और ड्रग्स के काले पैसे को रोकने के लिए, लेकिन सोर्स का दावा है कि पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा होने लगा है। अब सवाल है कि पीएमएलए इतना सख्त क्यों है? तो देखिए, इसकी सबसे खतरनाक बात है बेल यानी जमानत की शर्त। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक गुनाह साबित ना हो आप निर्दोष हैं। लेकिन पीएमएलए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर देता है। यहां बेल लेने के लिए आरोपी को खुद यह साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। सोचिए, जेल में बैठकर यह साबित करना कितना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन है। तो सालों तक जांच चली, मीडिया ट्रायल हुआ, नेता जेल में रहे, और फिर वक्त आया फैसले का। फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आया, और यह कोई मामूली फैसला नहीं था। इस फैसले ने प्रोसिक्यूशन यानी जांच एजेंसियों के केस की बिल्कुल धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूरी कहानी ही पलट गई। अदालत के फैसले की सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है। जज ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा, द एंटायर केस हैज प्रूवन टू बी बेसलेस, मतलब पूरा का पूरा केस ही बेबुनियाद साबित हुआ है। यह सीबीआई की पूरी जांच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था।
अच्छा, तो जिस करोड़ों के मनी ट्रेल की इतनी बात हो रही थी, उसका सबूत क्या था? ये जानकर हैरानी होगी, सीबीआई ने सबूत के तौर पर क्या पेश किया? कुछ सादे कागज जिन पर पेंसिल से कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। जी हां, पेंसिल से लिखे नोट्स। कोर्ट ने ऐसे कागजों को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़। ये जुड़ा है केस के मेन विटनेस यानी सरकारी गवाह के मनी ट्रेल से। देखिए हुआ क्या। सोर्स के मुताबिक शरद रेड्डी नाम के एक मुख्य गवाह को पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद उसकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए रूलिंग पार्टी को 5 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके फौरन बाद वो एएपी नेताओं के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया और फिर 2 महीने बाद उसकी कंपनी ने उसी पार्टी को 25 करोड़ रुपए और डोनेट किए। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें इस पूरे कथित घोटाले का किंगपिन बताया जा रहा था। कोर्ट में ये दलील भी बुरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि पहली 3 चार्जशीट में तो उनका नाम तक नहीं था। उनका नाम चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा गया और सीबीआई ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो कि उन्होंने किसी साजिश वाली मीटिंग में हिस्सा लिया था या वो उस दौरान किसी भी दूसरे आरोपी से मिले भी थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने एक और बहुत गंभीर बात पकड़ी। कोर्ट ने पाया कि जो सबूत आरोपियों के फेवर में थे, उन्हें सीबीआई ने 14,000 से ज्यादा ईमेल्स के एक बहुत बड़े ढेर में कहीं दबा दिया था। जज ने इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल किया, सप्रेशन बाय ऑब्सक्योरिटी। मतलब जानबूझकर सबूतों को इतने बड़े डेटा में छिपा देना कि वो किसी को मिल ही ना पाए। कोर्ट ने जांच एजेंसी से एक और बहुत ही सीधा और लॉजिकल सवाल पूछा। सवाल ये था कि ठीक है, अगर ये पॉलिसी बनाना एक साजिश थी, तो जिस पॉलिसी पर फाइनल साइन एलजी साहब के हुए थे, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? कोर्ट ने कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि एक ही डॉक्यूमेंट के आधार पर आप एक को गुनहगार कहें और दूसरे को बेगुनाह। और आखिर में कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। कोर्ट ने इस पूरी जांच को एक प्री कंसीव्ड नैरेटिव यानी पहले से घड़ी हुई कहानी कहा और आरोपियों को फंसाने के लिए एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज यानी सोची समझी कवायद करार दिया। सीबीआई की जांच के लिए इससे कड़े शब्द शायद ही कोई हो सकते थे। तो क्या ये बस एक केस था जिसे जांच एजेंसियां कोर्ट में हार गईं? सोर्स के मुताबिक नहीं। सोर्स इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताता है, एक ऐसा टेम्पलेट जिसे पॉलिटिकल मकसद पूरा करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टेम्पलेट क्या है? सोर्स इसे 4 आसान स्टेप्स में समझाता है। स्टेप 1, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके एक जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, चार्जशीट के बेस पर एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल चलाओ। स्टेप 3, पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को सालों तक बिना बेल के जेल में रखो। और स्टेप 4, जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तब तक तो चुनाव भी खत्म हो चुके होंगे और जो पॉलिटिकल मकसद था वो भी पूरा हो चुका होगा। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े और काफी गंभीर सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सोर्स यही सवाल पूछता है कि तब क्या होता है जब सिस्टम खुद ही सवालों के घेरे में हो, जब सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे। इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।